कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ठीक ही होंगे। आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। तो आज हम जो टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं उसका नाम है झारखंड की चित्रकला, जो झारखंड की कला और संस्कृति के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले जानेंगे झारखंड की चित्रकला क्या क्या है। तो झारखंड की चित्रकला, वंदना, सबसे पहले हम जानेंगे वंदना के बारे में। तो वंदना जो है ये कार्तिक माह के अमावस्या में, ठीक है, तो वंदना जो है कार्तिक माह के अमावस्या में मनाया जाता है। ठीक है, तो कार्तिक माह के अमावस्या माह में वंदना पर्व मनाया जाता है। तो वंदना जो है कब मनाया जाता है? कार्तिक माह के अमावस्या में जो है वंदना पर्व मनाया जाता है। तो कार्तिक माह के अमावस्या में वंदना पर्व मनाया जाता है। ठीक है, वंदना पर्व में खेती में प्रयुक्त होने वाले जानवरों की पूजा की जाती है। तो वंदना पर्व में खेती में प्रयुक्त होने वाले जानवरों की पूजा की जाती है। तो जितने जितने भी मतलब जानवर हैं जो यूज़ होते हैं फील्ड्स में, खेत में, तो जितने भी यूज़ होते हैं तो उन सभी की पूजा की जाती है वंदना पर्व में, जो कि कार्तिक माह के अमावस्या में होता है। आगे पढ़ते हैं। कहता है वंदना पर्व में दीवारों और फर्श को सजाने संवारने की परंपरा है। तो इस पर्व में क्या है? दीवारों और फर्श को, किसको? दीवारों और फर्श को सजाने और संवारने की परंपरा है। किस पर्व में? वंदना पर्व में। कहता है इस अवसर पर घर परिवेश की साफ सफाई की जाती है। तो इस अवसर पर घर परिवेश की भी साफ सफाई की जाती है। आगे है, भूमि और दीवारों के गड्ढे भरे जाते हैं। कभी कभी होता है ना कि जिनके मिट्टी के घर होते हैं या फिर जिनके पक्के के भी घर होते हैं, उसमें सीमेंटें झड़ जाती है। ठीक है, और मिट्टी के घर घर में भी कभी कभी आप देखते होंगे कि मतलब कुछ कुछ जो है मिट्टी के बीच में पोर्शन जो है वो टूट जाता है। तो इसमें क्या होता है, भूमि और दीवारों के गड्ढे भरे जाते हैं। तो जितने भी गड्ढे खाली है उनको भरे जाते हैं। फिर दीवारों को परंपरागत तरीके से मेहनत कर फ्रेस्को चित्र के लिए तैयार किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, तो क्या बोलते हैं, फिर जो है दीवार को परंपरागत तरीके से अच्छे से, ठीक है, तरीके से ठीक कर उस पे जो है फ्रेस्को चित्र के लिए तैयार किया जाता है। उसमें कौन सी चित्रकारी करते हैं? वो फ्रेस्को चित्रकारी करते हैं। आगे पढ़ेंगे। कहता है दीवारों पर पहला लेप जो है ये चिकनी मिट्टी, वो जब भी दीवारों पे फर्स्ट लेप लगाते हैं वो चिकनी मिट्टी का होता है, एवं लकड़ी के बुरादे को मिलाकर किया जाता है। एवं किसको मिलाकर? लकड़ी के बुरादे को मिलाकर किया जाता है। आगे पढ़ेंगे। फिर जो है सूखने के बाद जो है खरी मिट्टी, ठीक है, सूखने के बाद, एक मिनट, सूखने के बाद खरी मिट्टी का लेप किया जाता है। जब वो अच्छी तरह से सूख जाते हैं, पहले तो वो दीवारों पर लेप लगाते हैं, ठीक है, किसका? चिकनी चिकनी मिट्टी और जो है लकड़ी के बुरादे पर। जब वो अच्छी तरह से सूख जाते हैं उसके बाद जो है खरी मिट्टी का लेप लगाते हैं। ठीक है, फिर चिकने पत्थर और एक जंगली पौधे की छाल से रगड़ कर चिकना बनाया जाता है। तो फिर एक जो है चिकने पत्थर को लिया जाता है और जंगली पौधे की छाल से रगड़ कर उसे चिकना बनाया जाता है। और अंत में जो है केचुए के पेट से निकली अति चिकनी मिट्टी, ठीक है, केचुए के पेट से निकली चिकनी जो मिट्टी है, अति चिकनी जो मिट्टी है उसका घोल लगाया जाता है उस पे। जब सतह सूख जाती है तब दीवार के मध्य चित्रकारी की जाता है। तो ये सब प्रोसेस है उनका, कब वो फ्रेस्को चित्रकारी करेंगे उनमें। तो सबसे पहले वो अच्छे से अपना जो है ड्राइंग पोर्शन है उसको सही से कर लेते हैं जिस पे वो ड्राइंग करेंगे। आगे बढ़े तो चित्र की जो विषय वस्तु है, चित्र की विषय वस्तु फूल, पत्ते, पशु, पक्षी या लोक कथाएं होती है। ठीक है, तो ऐसे नहीं कि वो कुछ भी ड्रॉ कर देते हैं, नहीं। जो चित्र की जो विषय वस्तु होते हैं वो फूल, पत्ते, पशु, पक्षी या लोक कथाएं होती है। आगे, चित्र में बनाए जाने वाले विभिन्न आकार और अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। चित्र में जो भी बनाए जाने वाले ड्राइंग्स होते हैं वो विभिन्न आकार के होते हैं और अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, जैसा कि यहाँ पे कहा गया। आगे, जैसे हम बात करें मतलब उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो बर्फी के आकार की श्रृंखला को सुसनी पथ कहते हैं। तो बर्फी के आकार की जितनी भी श्रृंखला होती है उसे सुसनी पथ कहते हैं। सितारे नुमा आकृतियों को जड़ा पथ कहते हैं। ध्यान रखेंगे, बर्फी के आकार की श्रृंखला को सुसनी पथ कहते हैं और सितार नुमा आकृतियों को जड़ा पथ कहते हैं। ठीक है, अगर हृदय हिरये या पान के पत्तों को का आकार जो होता है, हिरये या पान के पत्ते के आकार को पान पत कहते हैं। ठीक है, हथेली के किनारे से बनाई गई आकृति को अमलर कहते हैं। तो हथेली के किनारे से जितनी भी बनाई गई किनार मतलब आकृति है उन्हें क्या कहते हैं? अमलर कहते हैं।
आगे पढ़ेंगे। कहता है पुष्प की आकृति जो है वो क्या कहलाती है, सालुक कहलाती है। पुष्प की आकृति सालुक कहलाती है। तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बर्फी के आकार की श्रृंखला को सुसनीपद कहते हैं, और सितार नुमा आकृतियों को जड़ापद कहते हैं, और हिरियर या पान के पत्ते के आकार को पानपद कहते हैं, और हथेली के किनारे से बनाई गई आकृति को अमलर कहते हैं। पुष्प की आकृति को सालुक कहते हैं। आगे हम जानेंगे जनजातीय शिल्पकला। किसके बारे में जानेंगे? जनजातीय शिल्पकला जो है ये क्या होती है। इनमें सबसे पहले अगर बात करें तो पढ़ेंगे धातु शिल्प के बारे में। ठीक है, धातु शिल्प, और उसमें से धोकड़ा शैली। धोकड़ा शैली जनजातियों में माप तौल के लिए पायला का निर्माण होता है। किसका होता है? पायला का। जनजातियों में माप तौल के लिए पायला का निर्माण होता है, जिससे चावल आदि मापने का काम किया जाता है। जिससे चावल आदि मापने का काम किया जाता है। किससे किया जाता है? पायला से। ठीक है, इस पायला का निर्माण धोकड़ा शैली में होता है। इस पायला का निर्माण जो है ये किस शैली में होता है? धोकड़ा शैली में होता है। फिर से पढ़ लेते हैं। जनजातीय जो शिल्पकला है उनमें से पहले हम धातु शिल्प के बारे में पढ़ेंगे और फिर धोकड़ा शैली के बारे में पढ़ेंगे। तो जनजातियों में जो माप तौल का जो इकाई वो यूज करते हैं वो करते हैं पायला। ठीक है, जिससे चावल आदि मापने का काम किया जाता है। इस पायला का निर्माण जो है ये धाकड़ शैली में होता है। पायला एक स्मृति चिन्ह के रूप में देश विदेश में बहुत लोकप्रिय है। ठीक है, पायला जो है एक स्मृति चिन्ह के रूप में देश विदेश में बहुत ही लोकप्रिय है। पायला के अतिरिक्त धोकड़ा शैली में मुखौटे, रसोई के बर्तन, सजावट के लिए पशु पक्षी की मूर्तियां एवं मोमबत्ती स्टैंड आदि भी बनाए जाते हैं, जो कि काफी फेमस है। आगे पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता से ही कोसे को पिघलाकर, ठीक है, सिंधु घाटी के सभ्यता से ही कोसे को पिघलाकर मूर्ति ढालने का प्रचलन था। ठीक है, तो सिंधु घाटी के काल से ही जो है कोसे को पिघलाकर मूर्ति ढालने का प्रचलन था। इस कला को सिरे पेड़ू यानी लुप्त मोम, ठीक है, इस कला को क्या कहते हैं? सिरे पेड़ू यानी लुप्त मोम, जिसको बोलते हैं लॉस्ट वर्क्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कहते हैं आज के जनजातीय समुदाय भी अपना कला अभिव्यक्ति के लिए लुप्त मोम, ठीक है, आज के जनजातीय समुदाय भी अपनी कला अभिव्यक्ति के लिए लुप्त मोम या लास्ट वर्क्स, ठीक है, आज के जनजातीय समुदाय भी अपनी कला अभिव्यक्ति करने के लिए लुप्त मोम लास्ट वर्क्स की प्रक्रिया काम में लाते हैं। प्रक्रिया जो है ये क्या करते हैं? वो काम में लाते हैं। लॉस्ट वर्क्स जो है, लॉस्ट वर्क्स की शैली की तरह ही धोकड़ा शैली है। ठीक है, लॉस्ट वर्क्स की शैली की तरह ही क्या है? धोकड़ा शैली है, जो झारखंड में कई क्षेत्रों में प्रचलित है। लॉस्ट वैक्स प्रक्रिया आखिर है क्या? ठीक है, इसके कई चरण होते हैं। लॉस्ट वैक्स जो है इनके कई चरण होते हैं। सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले किसी प्रतिमा का मोम का प्रतिरूप हाथों से तैयार किया जाता है। सबसे पहले जिस प्रतिमा के बारे में वो बनाना चाहते हैं उनका जो मोम का प्रतिरूप जो है वो हाथों से तैयार किया जाता है। इसे मधुमक्खी के विशुद्ध मोम से बनाते हैं। ठीक है, इसे मधुमक्खी के विशुद्ध मोम से बनाते हैं। आगे पढ़ेंगे। मोम को आग पर पिघलाया जाता है। फिर क्या करता है? मोम को पहले तो वो जिसका प्रतिमा बना रहे हैं उनका जो है प्रतिमा जो है मोम के रूप में हाथों से तैयार करेंगे, जो कि वो मधुमक्खी के विशुद्ध मोम से बनाते हैं। फिर मोम को आग पर पिघलाया जाता है। फिर महीन कपड़े से छानकर ठंडी पानी से भरे बर्तनों में उसे निकालते हैं। ठीक है, फिर महीन कपड़े से छानकर ठंडे पानी से भरे बर्तनों में उसे निकालते हैं। पुनः मोम ठोस हो जाती है। फिर इसे पिचकी या फरनी से दबाते हैं। जिससे जो है मोम तार धागे के आकार में आ जाता है। फिर बनाई गई आकृति के चारों ओर मोम के इन तारों को लपेटा जाता है। इसके बाद मिट्टी, रेत और गोबर के लेप की मोटी परत, ठीक है, इसके बाद जो है वो मिट्टी, रेत और गोबर के लेप की मोटी परत प्रतिमा के चारों ओर लगाते हैं। इस प्रतिमा के एक खुले सिरे पर मिट्टी का जो है प्याला बना दिया जाता है, जिसमें पिघली हुई धातु क्या की जाती है? डाली जाती है। आगे पढ़ेंगे। जब जो है उसके बाद क्या प्रोसेस है? जब मिट्टी के प्याले में पिघली हुई धातु डालते हैं उस समय मिट्टी के सांचे को आग पर रखते हैं। ठीक है, जैसे ही अंदर मोम पिघलती है, फिर जैसे ही अंदर जो है ये मोम पिघलना स्टार्ट हो जाता है तो धातु की नालिकाओं के नीचे की ओर बहती है। और जो है
मोम की प्रतिमा का आकार ले लेती है, और मोम की प्रतिमा का वो आकार ले लेती है। आगे पढ़ेंगे, ढोकड़ा पात्रों का उत्पादन जो है रांची जिला के लाहौरिया तथा धाकर पत्र ढोकड़ा पत्रों का जो उत्पादन है वो बेसिकली कहाँ होता है, वो रांची जिला के लोहड़िया तथा हजारीबाग जिला के इचाक आदि स्थान पर प्रमुखता से हो रहा है। ठीक है, तो ढोकड़ा पात्रों का जो उत्पादन है वो रांची जिला के लोहड़िया तथा हजारीबाग जिला के इचाक आदि स्थानों पर प्रमुखता से हो रहा है। ठीक है, ढोकड़ा कला में असुर जनजाति और बिरहोर जनजाति का महत्वपूर्ण स्थान है। ढोकड़ा कला की अगर हम बात करें तो इसमें जो है असुर जनजाति और बिरहोर जनजाति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। आगे पढ़ेंगे, मूर्तिकला या शैली, किसके बारे में, मूर्तिकला या शैली के बारे में। तो झारखंड में मूर्तियां जो है अति प्राचीन काल से बनाई जाती है। तो झारखंड में जो मूर्तियां हैं ये बहुत ही पुराने पीरियड से जो है बनाई जा रही है। अधिकांश मूर्तियां धार्मिक दृष्टिकोण से बनती है, अधिकांश जितनी भी मूर्तियां हैं वो धार्मिक दृष्टिकोण से बनती है तथा कुछ सजावटी के सामान के रूप में। ठीक है, आगे बढ़े, तो मूर्तियों को बनाने में ढोकड़ा शैली का भी प्रयोग किया जाता है। तो मूर्तियों को बनाने में ढोकड़ा या डोकरा शैली का भी प्रयोग किया जाता है। अगर हम बात करें बांस शिल्प के बारे में, तो ये जो है बांस शिल्प का काम प्रमुखता महली जो है संथाल हो, ठीक है, बांस शिल्प का प्रमुखता जो है महली, संथाल हो, गोंड जो है पहाड़िया आदि जनजातियों द्वारा किया जाता है। आगे बात करें तो ये जो है बांस के वस्तुओं के निर्माण में दाब और एक छोटी धुरी का प्रयोग किया जाता है। बांस के वस्तुओं के निर्माण में क्या किया जाता है, दाब और एक छोटी धुरी का प्रयोग किया जाता है। फिर पढ़ेंगे हम कंब कट और कंघी कटौटा कला। ठीक है, ये कंब कट और कंघी कटौटा कला क्या होता है। अगर हम बात करें तो उराव घरों में जो है लत्ता पुष्प, उराव जो है घरों में लत्ता पुष्प पूर्वज के गंगा चिन्ह को चित्रित किया जाता है। ठीक है, उराव घरों में लता जो है पुष्प है और पूर्वज के गण चिन्ह को चित्रित किया जाता है। किसको चित्रित किया जाता है, गण चिन्ह को चित्रित किया जाता है। आगे पढ़ेंगे, कहता है कोहबर जो चित्रकारी में उराव जनजाति कमकट कला का प्रयोग करते हैं। कोहबर चित्रकारी में जो है उराव जनजाति कमकट कला का प्रयोग करते हैं। आगे कहता है कोहबर चित्रों में रंगों का प्रायः अभाव दिखता है। कोहबर चित्रों में अभिकल्पों का, ठीक है, कोहबर चित्रों में अभिकल्पों का निष्पन्न कंघी के माध्यम से किया जाता है। तो कोहबर चित्रों में अभिकल्पों का जो है निष्पन्न वो कंघी के माध्यम से किया जाता है, जिसे कमकट कला कहते हैं। कमकट चित्रकारी की जो है प्रक्रिया के बारे में अगर हम बात करें तो ये जो है सबसे पहले दीवार पर काले रंग का लेप चढ़ाया जाता है, फिर क्या होता है सूखने के बाद सफेद रंग, ठीक है, और फिर लाइट क्रीम या पीले रंग का लेप चलाया जाता है। आगे पढ़ेंगे, लेप के गीला रहते ही कंघी के दांतों के माध्यम से विविध ज्यामितिक डिजाइन फूल आदि बनाए जाते हैं। ठीक है, लेप के गीला रहते ही कंघी के दांतों के माध्यम से विविध ज्यामितिक डिजाइन बन जाता है, फिर जो है फूल आदि बनाए जाते हैं। आगे पढ़ेंगे, कहता है कंघी से काटने के बाद कला रंग बखूबी से उभरता है। कंघी से काटने के बाद जो कला रंग जो है वो बखूबी से उभरता है। रंग भरने के लिए दातून की घंगी या फिर पुराने कपड़े की लकड़ी में लपेटकर बनाए ब्रश का प्रयोग करते हैं। ठीक है, रंग भरने के लिए दातून की लकड़ी कंघी या कुच्ची, ठीक है, दातून की कुच्ची या फिर पुराने कपड़े को लकड़ी में लपेटकर ब्रश का प्रयोग करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, ये है बंदना चित्रकारी और ये है कमकट चित्रकारी। आप देख सकते हैं इसको, जो ये है बंदना चित्रकारी और ये वाला जो है ये कमकट चित्रकारी है। एक मिनट, ये कमकट चित्रकारी है।